स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से। हम लोग तैयारी कर रहे हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए और लास्ट वाले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज इस श्रृंखला का यानी 2009 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का आज ये संभवतः लास्ट वीडियो होगा। इसमें हम टोटल 25 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो उसमें दे रखा समांतर प्लेट संधारित्र को निश्चित विभवांतर तक आवेशित किया गया। तो संधारित्र बना लीजिए। एक संधारित्र हुआ ये, ठीक है। अब इसकी जो धारिता होगी वो आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी और पोटेंशियल होगा इसका वी। आगे देख रहे हैं कि जब एक 6 mm की पट्टी इसके अंदर रख दी जाती है, 6 mm की पट्टी, परावर्तनांकी वाली पट्टी इसके बीच में रख दी और प्लेटों के बीच की विभवांतर बनाए रखने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी को 4 mm तक बढ़ा दिया जाता है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल वही बनाए रखने के लिए क्या करते हैं कि इसकी पोटेंशियल को, इसके बीच की दूरी को और बढ़ा दिया गया। तो बताना है परावर्तनांक कितना होगा। तो इसमें आपको यही करना है कि अगले वाले स्टेप में एप्सिलॉन नॉट ए और अपॉन में, अब ध्यान रखिएगा डी, पहले दूरी कितनी बड़ी है उसको प्लस करके लिखिए, डी प्लस 4.8 और माइनस कीजिए 6 mm को, ठीक है। इसमें जो फॉर्मूला है वो मैं बताऊंगा आपको, प्लस टी अपॉन के। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच में जब टी परावर्तनांक वाली छड़ को हम रखते हैं तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला प्रयोग किया जाता है। तो आगे अब बस आपको सी को सॉल्व करना और पोटेंशियल वही रखना है वी के बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन खत्म, ए से ए और वी से वी। आपके पास में जो बचेगा उसको लिख लेते हैं। तो आपके पास जो रह जाएगा वो बचेगा 1/d और दिस इज इक्वल्स टू 1/d और प्लस 4.8 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1.2 और साइड में प्लस का टी अपॉन, टी की जगह 6 mm की है तो टी अपॉन के। अब यहाँ पर आपको इसके इक्वेट कर लीजिएगा तो d माइनस 1.2 प्लस 6 अपॉन के एंड दिस इज इक्वल्स टू डी के बराबर, ठीक है। डी से डी को कैंसिल कीजिए, माइनस वाला टर्म इधर आएगा यानी 6 अपॉन के, दिस इज इक्वल्स टू 1.2 के बराबर। डेसिमल हटाइएगा, 10 आया, ये हटाइए, 6 2 12 और 2 1 2 और 2 5 10, ठीक है। तो 1/k इक्वल्स टू 1/5 से सीधा मतलब है कि k इक्वल्स टू कितना मान आपके पास में आएगा, 5 के बराबर आएगा। तो सही जो आंसर है वो आपका है नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 102 आपके सामने कि दाब और बल में कौन सदिश है, ठीक है। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। दाब जो है आपकी एक अदिश राशि है और बल आपकी एक सदिश राशि, तो उसमें जो वेक्टर है वो है आपका बल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बड़ी आवेशित चालक धातु प्लेट का उससे दूरी पर विद्युत क्षेत्र ई है, अगर दूरी 2r कर दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि जो काइनेटिक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसका सभी को फॉर्मूला पता है, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूरी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो दूरी बढ़ने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दूरी एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है आपका ए 103 का 1। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक गेंद जिसकी ऊंचाई गतिज ऊर्जा ई है 36 से 45 डिग्री के एंगल में की जाती है, उसकी उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर गतिज ऊर्जा का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ई के आप लेंगे और जब ये आपका घटक दे रहे हैं 36 घटक, तो यहाँ पर जो घटक यूज़ होगा उसको हम लेंगे वी कॉस थीटा। तो यहाँ पर वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब केवल वैल्यूज़ को प्लेस करना है, तो उसमें वैल्यू प्लेस करिएगा। तो 1/2 हाफ एम बी स्क्वायर और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉस स्क्वायर और कितना 45 डिग्री, ठीक है। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2, ठीक है। तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर में है 1/2। ये वाला जो फैक्टर है पूरा ई का काम करेगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा e/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा, e/2। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 किलोग्राम की वस्तु 9.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे गिर रही है, वस्तु पर वायु के कारण घर्षण बल कितना होगा, ठीक है। तो यह 105 पर आपको फ्रैक्शन फोर्स निकालने के लिए फंडामेंटल फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। तो F इक्वल्स टू एम और ये होगा था आपका किसके बराबर, G माइनस ए के बराबर होता है। तो M का काम यहाँ पर करेगा 0.25 लिखेंगे। गुरुत्व त्वरण का मान आप सभी को ध्यान है 9.8 में से माइनस करेंगे कितने त्वरण से आ रही है 9.2 से नीचे की तरफ गिर रही है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए। 0.25 का मल्टीप्लाई किसके साथ में होता है होगा 9.8 में से आप जब 9.2 माइनस करेंगे तो आपके पास में आएगा 0.6 के बराबर आएगा, ठीक है। और 25 से कितना होता है 150 होता है और डेसिमल को प्लेस करिएगा तो 0.150 ये इसका फ्रैक्शन फोर्स होगा। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें सही आंसर है आपका आंसर नंबर 4, ठीक है। तो इस पर आप सही टिक लगाएंगे। प्रिय साथियों, हम लोग इसके जस्ट कंप्लीट होने के बाद में स्टार्ट करेंगे कुछ अच्छे से क्वेश्चंस, और मैंने कोशिश की है कि लास्ट आईएएस और पीसीएस सिविल्स में भी जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते रहे उन क्वेश्चन को एक जगह पर कलेक्ट किया है और उसके आधार पर हम लोग कुछ और तैयारी करेंगे और चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर वाइज स्टार्टिंग में मैकेनिक्स वगैरह जो भी हमको मिलते चलेंगे उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे और ये आशा करेंगे कि आप सभी लोग उसको सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आगे सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उन तक अवश्य पहुंचाएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। इस वीडियो के जस्ट कंप्लीट होते ही हम अब
जो नेक्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर रुकेंगे, ठीक है। कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन जो आगे आने वाले हैं उनको उठाएंगे और उसके बाद फिर अगला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। तो 106 पे आते हैं। वायु में ध्वनि की चाल ज्ञात करने में अनुनाद नली प्रयोग में लाई जा रही है। अनुनाद नली सभी लोग जानते हैं, रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं। मूल स्वरक में अनुनाद के लिए स्वरित द्वारा 0.1 मीटर वायु स्तंभ की लंबाई है और ये लंबाई जो है वो बदल दी जाती है, कितनी कर दी जाती है, 0.35 मीटर हो जाती है। तब स्वरित के प्रथम अधिस्वरक पर जो अनुनाद होता है उसकी स्थिति पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मूल स्वरक ध्यान करना पड़ेगा, ठीक है। बंद के लिए क्या होता है वो आपके बराबर होता है, जो मूल आवृत्ति है n=v/4L के बराबर होती है। अगली जो आवृत्ति आती है वो लगभग इसके 3 टाइम्स पे आती है, ठीक है। तो n2 3n1 पर आप मिलेगी और 3n1 करने के लिए इसको आपको 3 गुना करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिखेंगे, और जब अंत संशोधन की बात हम लोग कर रहे हैं तो बात लगाते हैं 3v/4L1 और दिस इज इक्वल्स टू किसके हुआ, v/4 टाइम्स L2 प्लस ई के बराबर, ठीक है। यहाँ पर अब v से v को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर आपके पास मिलेगा 4L1 और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ में कीजिए, 4 × 3 और साथ में मैं सभी इकट्ठा लिख देता हूँ और L2 प्लस ई के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने से फ़ायदा नहीं है। L1 का मान दे रखा है 0.1 मीटर, L2 का मान दे रखा है 0.35 मीटर, ठीक है। तो बस अब आपको इसकी वैल्यू को प्लेस करना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ से आपने जब इसकी वैल्यू को प्लेस किया तो L1 की जगह पर आप लगा 0.1 और उधर था 3 और ब्रैकेट में था 0.35 और प्लस का ई, ओके। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करने पर आपको जो मान मिलेगा ये आएगा आपके पास 0.025, ठीक है। कैलकुलेशन करने का ज़्यादा समय नहीं रहता, फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। मेरा टारगेट है समय वीडियो को कंप्लीट करना है 25 क्वेश्चन का। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका है आंसर नंबर 2 सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि दो गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 2:1, ठीक है, 2:1 दे रखा है, उनके सीमांत वेगों की गणना करनी है। सीमांत वेग का कॉन्सेप्ट सभी को पता है कि अगर कोई भी वस्तु अनंत विस्तार वाले माध्यम में गिराई जाती है तो प्रारंभ में क्या होता है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो नीचे की तरफ आने लगती है, जैसे बारिश की बूंदें, ठीक है। बारिश की बूंदें एक सीमांत वेग से पृथ्वी से टकराती हैं, तो उसी सीमांत वेग का सूत्र आपको ध्यान होना चाहिए और रिलेशन पता होना चाहिए किसके आर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो 2/9 और ये होता है रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा और दिस इज़ r² इंटू जी के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर जो रो है और सिग्मा है ये घनत्व तो लिए जाते हैं, ईटा जो श्यानता गुणांक है, आर उस गोली की त्रिज्या है जो गिर रही है, अगर वो गोलाकार है तो उसकी त्रिज्या होगी और जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो यहाँ पर केवल एडिशन पूछा गया त्रिज्या और इसमें, तो यहाँ पर हम सीधा देख रहे हैं वी और आर एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं, वी प्रोपोर्शनल r की पावर 2। तो यहाँ पर अगर v1/v2 लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, r1² ठीक है। एक बार रीराइट कर लेते हैं तो v1/v2 दिस इज इक्वल्स टू r1² ओके। तो वैल्यूज़ को प्लेस कीजिएगा तो यहाँ पर r1 की वैल्यू 2/1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 4:1 मिलेगा, जो सही ऑप्शन है आपका है आंसर नंबर 2, ओके। इसको आप सही पर टिक करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं 108 पे। जब एक आदर्श द्विपरमाणु मोनो एटॉमिक गैस को नियत दाब पर कांस्टेंट प्रेशर पर गर्म किया तो निकाय को दी गई ऊर्जा का वह अंश जो गैस की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, तो यहाँ पर उस एनर्जी का मान पूछा गया है, उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है वो कितना होगा। तो यहाँ पर जो इसका जो डिज़ायरेबल फंक्शन है वो f का होगा, f के बराबर में, ठीक है। तो f इक्वल्स टू आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी पड़ेगी और f का जो मान बराबर होगा वो CB/CB के बराबर निकल के आएगा, ठीक है ना। तो f इक्वल्स टू किसके बराबर होगा आपका म्यू CB डेल्टा T अपॉन म्यू CP इंटू डेल्टा T और यहाँ पर ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ रह जाएगा केवल CB/CP और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/गामा के बराबर होगी। गामा का मान कितना है, गामा मान के लिए कितना लिया जाता है 7/5, तो 7/5 लिया जाएगा और 5 इसका उल्टा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। तो उसमें जो सही आंसर है वो आंसर नंबर 4 है, इस पर सभी लोग टिक लगाएं। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूरदर्शी के अविदर्शक जो लेंस है, ठीक है, उसका व्यास दे रखा है 0.1 डायमीटर और प्रकाश की जो वेव लेंथ है वो दे रखी है 6000 एंगस्ट्रॉम। विभेदन सीमा कितनी, रेजोल्यूशन लिमिट की वैल्यू पूछी गई है, तो RL का मान पूछा गया है। देखिए इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, क्षमता और सीमा, ठीक है, पावर और लिमिट, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। और विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग लिमिट की अगर वैल्यू की बात करें तो ये बराबर होती है 1.22 लैम्डा अपॉन स्मॉल डी के। तो यहाँ पर केवल आपको मान वगैरह रखना है, अगर किस्मत अच्छी है तो इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो 1.22 इंटू 6, इसको चेंज कर लीजिए 6000 इंटू 10⁻⁻10 में अपॉन डिवाइड करेंगे 0.1 से। तो यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आपको मिलने वाला है वो लगभग आपको मिलेगा 10⁻⁻6 के रेडियन के आसपास, ठीक है। वैसे तो उसकी वैल्यू काफ़ी आ रही है 7.33 के आसपास आ रही है, लेकिन ये थोड़ा सा संदेहास्पद क्वेश्चन है, ठीक है,
सस्पेंशन फुल कुछ आंसर रहा है, तो इसमें जो मेरे अकॉर्डिंग सही आंसर है वो है 6 × 10⁻⁻6, ये सही आंसर होगा। आगे चलते हैं 111 पे आते हैं। हुक के नियम का पालन करने वाली हुक लॉस का जो विस्तार है वो है x, और इस विस्तारित दूरी में ध्वनि की चाल जो ली गई है v के बराबर है। यदि विस्तार 1.5x कर दिया जाए तो दूरी में ध्वनि की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो ध्वनि की चाल और दूरी का जो संबंध निकाला जाए, ठीक है, तो दूरी में संबंध सीधा सीधा नहीं दे रखा होता। अगर मैं आपको बताऊँ तो v = √t/m होता है, ठीक है ना। तो m का जो मान है प्रति एक अंक लंबाई का द्रव्यमान होता है, तो अगर इसके डायमेंशन देखा तो m/l नीचे की तरफ आता है, ये अगर ऊपर ले जाए तो यहाँ पर पहुँचेगा। तो यहाँ ना सीधा मतलब हुआ कि ये किसके समानुपाती है, √x के समानुपाती है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जो चीज़ है वो छुपी हुई थी, ठीक है ना। वैसे सीधे सीधे x का मान सही पता नहीं चल रहा था इसमें कि x इसके ऊपर डिपेंडेबल है या नहीं, तो यहाँ से सीधा पता चला। तो यहाँ पर आप पता करेंगे कि v1/v2 और दिस विल v = कितने होगा, x1/x2 के होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि x2 का मान कितना हो जाए, 1.55x हो जाए। कहने का मतलब एक बार रीराइट कर लीजिए, आप लिखेंगे v1/v2 और √x1 और नीचे x2 की जगह 1.5x1, यानी इसका इतना मान, तो x1 से x1 हटा दीजिए, यहाँ पर बचेगा 1/√1.5, और इसका आप जब मान निकालेंगे तो ये वैल्यू बराबर आएगी लगभग 1.22 के, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 1.22, 1/1.22। तो यहाँ से v2 का जो मान बराबर लिखेंगे वो लिख देंगे v1 के साथ में इसका मल्टीप्लाई कर दिया 1.22 v1, तो इतने गुना बढ़ जाएगी। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चनली वाला चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहने का पृष्ठ तनाव, और ये वो और देख लीजिएगा कि एक छोटी बूंद को कई सारी बूंदों में तोड़ा जाता है तो पृष्ठ ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आप एक बूंद को कई सारी अनेक बूंदों में तोड़ें या अनेक बूंदों से कोई एक बूंद बनाएं। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है, जब एक केशनली में कोई कैपिलरी ट्यूब है उसमें एक निश्चित ऊंचाई तक इतना जल चढ़ता है कि द्रव पृष्ठ तनाव के कारण उसके उधरमुखी बल द्रव के भार के कारण जो लगने वाला बल है वो इतना है, ठीक है। तो फोर्स का मान दे रखा है, तो यहाँ पर सीधे सीधा ये वैल्यू दे रखी है एफ की वैल्यू, तो ये आपका एफ हो गया। संतुलित हो जाता है जल का पृष्ठ तनाव टी का मान दे रखा है इतना न्यूटन पर मीटर। केशनली के आंतरिक परिधि सरकमफ्रेंस का मान पूछा गया है, तो टी = F/L, ठीक है। सबसे पहले इसको लेके चलिए, ठीक है। और जहाँ पर जब सरकमफ्रेंस की बात कर रहे हैं तो ये टोटल कितनी जो लंबाई है किसके बराबर हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी 2πr के, ओके। और जो 2πr का मान आपको निकालना है तो सिर्फ किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, F/T की वैल्यू, नहीं यानी बल में जो भाग लगाना है किसका लगाना है, आपको सिर्फ लंबाई का भाग लगाना है। तो बल कितना दे रखा है आपके पास में, 75 × 10⁻⁻4 दे रखा है, और इसमें जब आप डिवाइड करेंगे तो लंबाई यानी 6 × 10⁻2 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। 6 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में 12.5, -2 पर जाकर उसका प्लस का हो जाएगा, यानी -4 में से प्लस का 2 घटाएंगे तो 12.5 जो आंसर आ रहा है आपका आ रहा है 4th वन, ठीक है। 12.5 10⁻2 मीटर, सही आंसर ये। नेक्स्ट पर आते हैं 112, दो विभिन्न पदार्थों के ऊष्मा चालकता गुणांक 5:3 दे रखे हैं यहाँ पर। ऊष्मा चालकता गुणांक K1:K2, ठीक है। तो K1:K2 का मान कितना दे रखा है, 5:3, 5/3 या 5:3 दे रखा दी। छड़ों का ऊष्म प्रतिरोध समान मोटाई के लिए हो तो उनकी लंबाइयों का अनुपात कितना होगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मान पता होना चाहिए आपको। प्रतिरोध कितना होता है, प्रतिरोध होता है L/KA के बराबर। फॉर्मूले बिल्कुल आपको लर्न होनी चाहिए, जब तक फॉर्मूला पे कमांड नहीं है आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो L1/K1, एरिया उसका समान कहा गया उसने, तो L2/K2 और एरिया को हटा दीजिए। यहाँ पे रेशो को किसका जानना चाह रहा है, आपसे लंबाइयों का अनुपात पूछना चाह रहा है। तो L1/L2 किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा K1/K2 के, और K1/K2 का रेशो क्या है, 5/3 है। यहाँ पर 5/3 आपका सही आंसर होगा। तो किस पे टिक लगाएंगे, आपका आंसर नंबर 2 पे सही आंसर। अगले पर आते हैं, दिया गया है ANG, ठीक है, पानी का जल का अपवर्तनांक रखा है कांच के लिए, और ANW जल के लिए अपवर्तनांक है वायु के सापेक्ष, दोनों ये उसके सापेक्ष हैं, जल वायु के सापेक्ष लिखे हैं। ये आपका कांच का है और ये आपका जल का, ये कांच का, ये आपका जल का। उत्तल लेंस की फोकस दूरी देखिए वायु में दे रखी है, पानी में जब डूबा जाता है तो लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। तो फॉर्मूला जो चलेगा इसमें 1/f = किसके बराबर होता है, n-1, और ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। लेंस मेकर सूत्र का यूज़ करना है, तो जब वायु में फोकस दूरी आपको पता करनी है, दे रखी है 1/10 करके लिखेंगे, ठीक है ना, 1/10, और दिस इक्वल्स टू आप यहाँ पर फैक्टर लगाएंगे किसका, n का, n-1 का। तो यहाँ पर ANG -1, और यहाँ साथ में 1/r1 - 1/r2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए बोले तो 1/10। ANG का मान 3/2 लगाइए, 3/2 -1 किया, और ये फैक्टर एज इट इज़ लिख लीजिएगा 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर जब आप LCM वगैरह लेंगे तो आपके पास में आएगा 2, 1/2, और 2 से ये 10 कितने बार कटेगा, 5 बार, यानी यहाँ से जो वैल्यू आपको मिलेगी 1/r1 - 1/r2, दिस इज इक्वल्स टू आपके पास में आएगा 1/5, ठीक है। आगे देखेंगे ये वैल्यू कहीं पर हमारे प्रयोग में आएगी तो इसका यूज़ कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 करके इसको छोड़ दो।
अब बात करते हैं जब उसको पानी में डुबाते हैं तो हमें फोकल लेंथ नहीं पता, तो FW लिख दिया। पानी में जब उसको लेंस को डुबो जाएगा तो अब जो प्रकाश की किरण है, जो रे ऑफ लाइट है, वो कहाँ से जाएगी, वाटर से जाएगी ग्लास के अंदर। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए WNG, और WNG का मान किससे निकलेगा, ANG/ANW से निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूँ, तो पहले ANG का मान, और जो किसके बराबर है, ANG दे रखा है आपका 3/2 अपॉन ANW कितना दे रखा है 4/3 -1, और साथ में यहाँ पर 1/R1 माइनस का 1/R2, ये वैल्यू यहाँ से मिली। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, तो 3 3 9 और 4 2 8, यानी ये वैल्यू आपके पास में आएगी 9/8 माइनस का 1, और यहाँ एज इट इज़ आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आप LCM वगैरह लोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/8 मिलेगा, और आगे यहाँ पर जब आपको 1/8 मिला इस पूरे फैक्टर की जगह पर, और वहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2 का मान किसके बराबर था, 1/5 के बराबर था। तो ये कितना हो गया, 5 8 40। तो यहाँ से सीधा सीधा मान क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, FW का मान कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, जो आपका सही आंसर होगा। और ये है क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे सीरीज के, इसलिए मैंने ये वाला चैप्टर उठाया था, ये वाला पेपर उठाया था 2009 का। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। बस ये है कि मेरे पास टाइम बना रहे, समय बना रहे, और आप लोग इसमें सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के देखने से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है कि आप लोग जब उसे देख रहे हैं तो उसका मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि हाँ स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कैंडिडेट देख रहे हैं, आप लोगों की जब संख्या कम रहती है तो थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। ठीक है, तो अभी आपके ऊपर है कि आप मुझे रिलैक्स देना चाह रहे हैं या काम कराना चाह रहे हैं। 114 क्वेश्चन, यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्व त्वरण जी दे रखा है, द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई उठाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो कोई वस्तु दे रखी है, उसको कहाँ तक उठाना है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तक उठाना है। तो सबसे पहले यू का मान पृथ्वी पर कितना होता है, माइनस का GMEM/RE के बराबर। ठीक है, एच ऊंचाई तक ले जाओ तो कितना होगा, यानी UH करके लिख लो, वो किसके बराबर होगा, माइनस दोनों में आएगा GMEM/RE प्लस H। अब क्या करा है वो क्वेश्चन कि एच की जगह पर आर ही लगा दो भाई, इतनी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, तो इतनी ऊंचाई तक अगर लेके जा रहे हैं तो इस एच को हटाओ और यहाँ पर क्या प्लेस कर दो, यहाँ पर प्लेस कर दें आप आर ई। ठीक है, तो ये दोनों आर ई कितने हो जाएंगे आपके 2 RE हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हटा के मैं इन दोनों के प्लेस पर क्या लिख देता हूँ, 2 RE लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 2 RE, ये आपका आया 2 RE, यानी पहले से जो पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी होगी, आधी हो गई। अब कितना अंतर आया, ठीक है, तो उस अंतर का पता करने के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेल्टा यू करके मैं इसके अंतर को शो करूँगा, तो ये वैल्यू आप लिखेंगे UH माइनस यू करके। अब केवल आपको वैल्यू प्लेस करनी है, ठीक है, तो UH का मान लगा दीजिए GMEM/2 RE, और माइनस करके, और माइनस इसका भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का GMEM/RE। साथ में एक रफ कॉपी रखा करिए और उस पर फटाफट से नोट करते चला करें सभी लोग, ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर द सॉल्यूशन यू विल गेट, आपको मिलेगा घटाने के बाद में, ठीक है, जो डेल्टा यू आपके पास में आएगा, ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, ये आपकी GME प्लस का मिलेगा, GMEM/RE। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है G=GME/RE²। तो ज़रा यहाँ से देखें, यहाँ से GME की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, G×RE² निकलेगा। तो यहाँ से G×RE² मान लगाया, साथ में M है और नीचे 2 RE है। अब यहाँ से RE से एक RE कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, G×REM/2। तो यहाँ पर जो सीधा आंसर है वो आंसर है आपका आंसर नंबर 1/2 mg/RE। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 115 पर पहुँचे, पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 80 गुना है। पृथ्वी व चंद्रमा के व्यास दोनों के दे रखे हैं, पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण G दे रखा है, चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण कितना होगा। बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पर अगर स्मॉल g की बात की जाए तो जैसे ही फार्मूला लिखा था GMEM/RE², तो सबसे पहले मून का लिख लीजिए भाई, ठीक है, तो यहाँ मून का लिख लीजिए GMM/RM²। ठीक है, समझ में आ गया सभी के, जी मैंने मून के लिए लिखा। अब इसी तरह से अगर पृथ्वी का निकाल के इससे भाग लगा दो, तो यहाँ पर अपॉन में लिखा है, तो यहाँ पर GME और ऊपर पहुँचेगा RE का स्क्वायर। इंडिकेशन ध्यान रखिए, G से G को कैंसिल करेंगे, ठीक है, ME और MM इन दोनों में क्या संबंध है, ये इसका 80 गुना है। ठीक है, तो ME को आप किसका 80 गुना है, 80M है, 80 mm। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 आपके पास में 80, तो ये आ गया इनटू। अब इनका ज़रा कंपैरिजन कीजिए, तो पृथ्वी की त्रिज्या 0.64, ठीक है ना, किलोमीटर में ही लिख दीजिए क्योंकि रेशियो तो कट जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में लिख देता हूँ 0.64 × 10⁴, और यहाँ पर नीचे जो चंद्रमा की है 0.16। ठीक है, दोनों को भाग लगा दीजिए, डायमीटर दे रखा है, डायमीटर में अगर 2 से भाग लगाएं तो आपको त्रिज्या मिलेगी। दशमलव से दशमलव हटाइए, 16 चौक 64 होता है, और स्क्वायर लगा हुआ है तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 16/80, 16/80। ठीक है, और यहाँ पर जो वैल्यू चल रही है उसको देखिए, दोबारा लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो मान चल रहा था वो मान था GM, हमने ऊपर लिखा था, और GE यहाँ लिखा हुआ था, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो 16/80 के पास प्राप्त हुई थी। GM का मान कितना दे रखा है, पूछा गया है GM कितना होगा, GE का मान था
ये वैल्यू दे रखी थी 9.8, तो 9.8 को जब ले जाओ तो मल्टीप्लाई में पहुँचेगी, तो 16 इंटू 9.8 अपॉन डिवाइड करेंगे 80 से, ठीक है। 16 5 जा 80 और 5 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास मिलेगा 1.96 के अराउंड कुछ वैल्यू आपके पास आने वाली है, इतने मीटर पर सेकंड, और उस वैल्यू को फिर हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे और इसमें जो सही आंसर है वो आपका है 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे चलते हैं 116 पाते हैं। एक लेंस की फोकस दूरी f दे रखा है, इसका गोलीय विपतन अनुक्रमणपाती होगा, तो ये सीधा सीधा आज का आंसर है आपका आंसर नंबर 3 है, f3 के समानुपाती होगा, के समानुपाती है। 117 पे आते हैं, जब एक धातु लक्ष्य पर 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रॉन की बमबारी की जाती है तो उस सर्जित होने वाली ऊर्जा की ऊर्जाशाली एक्सरणों की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। तो यहाँ पर सीधा फंडामेंटल फार्मूला आपको लैम्डा का पता होना चाहिए, तो लैम्डा दिस इक्वल्स टू कितना होता है 12375। ये फार्मूला तो भाई रामबाण है, आप इसको ये मान के चलिए, ठीक है। ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसका बहुत अच्छे से आपको इस्तेमाल करना है सावधानी से। तो यहाँ पर जो आपको ई का मान लगना है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो 12375 और 40 किलो, तो 40 इंटू यानी 40 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज ना करिएगा, ठीक है। आप इसका इसमें भाग लगाइए, आंसर बताइए कितना आएगा इसका आंसर। 117 का सही आंसर है वो आपका आंसर आएगा 0.31 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये मान आपको सीधे सीधे मिलेगा और इस फॉर्मूले से ना सीधा एंगस्ट्रॉम में वैल्यूज आपको प्राप्त होती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वलय है, उसमें कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उसके बराबर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र 7 के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वलय ले लिया, इस वलय की रेडियस कितनी है, आर के बराबर है, धारा कितनी प्रवाहित करें, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला चलेगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर। फॉर्मूले मस्ट होनी चाहिए, फॉर्मूला अगर ध्यान नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बी की जगह कितना मान लगाना है, 7 इंटू 10⁻5 लगाना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह 10⁻⁻7 लगाना है, 2 पाई की जगह 3.14 लगाना है, ठीक है। धारा का मान आई का मान पता करना है, आर जितना दे रखा है, आर का मान कितना है 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे, 5 इंटू 10⁻2 और इन सभी को आंसर में लगाएंगे। आंसर जो आपके पास मिलेगा वो आएगा 5.57 एम्पियर, ठीक है। देख के बताइएगा आपका आंसर आता है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 120.05 सेकंड में एक कुंडली में धारा 0 एम्पियर से 2 एम्पियर तक परिवर्तित की जाती है। प्रेरित विद्युत भागबल की बल दे रखा है 8 वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पर 100 पेयर का तो पूछा गया है, इंडक्शन पूछा गया है, इंडक्शन कितना होगा। तो यहाँ पर इंडक्टर का मान यानी एल की वैल्यू आपको पता करनी है, ठीक है ना। तो वैल्यू इसमें आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे ई का मान जो देखेंगे, ई का मान किसके बराबर होता है, यहाँ पर सभी लोग समझ लें, ई इक्वल्स टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर होता है भाई। तो यहाँ पर अगर एल का मान आप पता कर रहे हैं तो ये सब कहाँ आएगा अपन में, ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। देखिए कभी कभी कुछ वर्ड जल्दबाजी में तेज़ निकल जाते हैं, गलत निकल जाते हैं, उनको अदरवाइज ना लीजिएगा, ठीक है। समय को ध्यान रखना पड़ता है। तो 8 इंटू और डेल्टा टी कहाँ पहुँचेगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 से, और जो परिवर्तन है 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही रहेगा, 2 से 8 को काटो 4 बार, 4 5 20 और 20 का करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में 0.2, ठीक है ना। तो 0.2 मात्रक क्या लगाएंगे हेनरी, 0.2 इंडक्शन कॉइल एल का मात्रक आपका 0.2 और जो सही आंसर है वो हमारा है सेकंड वाला 0.2 हेनरी। अगले प्रश्न पर आते हैं 121। ई की मान दे रखा है इक्वल्स टू ई नॉट इतना साइन ओमेगा टी वोल्ट विभवांतर का प्रत्यावर्ती विभव। हाँ, तो इसमें विभवांतर का प्रत्यावर्ती हुआ किसी प्रत्यावर्ती धारा मीटर द्वारा 1 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र से जोड़ा गया। मीटर का पाठ्यांक कितना हुआ, मीटर जितने भी धारा नापता है वो VRMS में नापता है, बस ये ध्यान रखिएगा। तो ये VRMS थोड़े ना है, ठीक है। इसका अगर VRMS अगर आपको पता करना है तो यहाँ पर सबसे पहले C इक्वल्स टू क्यू इंटू वी, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है ना। यहाँ से क्यू का जो मान निकालेंगे क्यू बराबर किसके आएगा, CV के बराबर आएगा। C का मान हो गया भाई कितना हो गया 1 माइक्रोफैरड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6। विभव कितना दे रखा है 200 वोल्ट, नहीं 200, इसमें क्या करेंगे VRMS निकालेंगे, ठीक है। तो VRMS किसके बराबर होता है V नॉट अपॉन √2 के होता है। तो √2 से √2 काटेंगे तो केवल कितना यूज़ करेंगे 200, ठीक है। 200 यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ 200 के अकॉर्डिंग जो मान आना चाहिए वो 20 के अराउंड आना चाहिए, और 20 में से अगर 2 घटाओगे तो कितना मिलेगा भाई, ये संदेहास्पद क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर है इसमें भी जैसे एक किसी ने कमेंट भी किया था कि क्या क्वेश्चन आंसर गलत भी हो सकते हैं, आंसर गलत भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, मानवीय त्रुटि है, ठीक है। तो इसके 20 MA आना चाहिए, लेकिन 20 MA नहीं आ रहा, हमारा कितना आ रहा है 210⁻⁻6 आ रहा है। अगर किसी कैंडिडेट का आता है तो मुझे बताएं, मेरे अनुसार 0.2 मिली एम्पियर होना चाहिए, ठीक है ना, ये होना चाहिए। चलिए बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 122 पे यदि आपतित पुंज का कंपन तल प्रकाश से 130 डिग्री का कोण बनाता है तो असाधारण व साधारण प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। तो लैम्बर्ट कोजिया का नियम नहीं है, कैसा मेलस का नियम है, ठीक है ना, मेलस। तो मेलस का जो नियम है उसको ध्यान कर लीजिए, I इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। तो यहाँ मेलस की इंटेंसिटी का नियम लगाएंगे
तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए, असाधारण के लिए आपका ये लगेगा, और सिंपल वाले के लिए अगर आप लगाते हैं तो आप लगा दीजिएगा, तो इसको कह दिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ई, और साधारण के लिए आप लगाइए ऑर्डिनरी वाला, ठीक है। ये दोनों के लिए सेम है, और इसमें आता है आपका साइन स्क्वायर थीटा का यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ आई नॉट से आई नॉट खत्म करेंगे, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यानी कॉट 30 डिग्री लगाएंगे जो इसमें गिवन है, कॉट 30 डिग्री। कॉस 30 का मान कितना होता है भाई, कॉस 30 का मान होता है √3, ठीक है ना, सभी लोग देख लें। तो यहाँ पर आई ई अपॉन आई नॉट दिस इज इक्वल्स टू किसके आएगा, √3, √3 का क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना रह जाएगा, 3 के बराबर रह जाएगा। तो यहाँ से जो रेशियो मिलेगा आपको आई ई यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी का जो रेशियो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो सही आंसर आपको होगा इसमें आंसर नंबर 3। 123 पे आते हैं, खगोलीय दूरदर्शी की शांत आंख के लिए, जो स्वस्थ आंख है उसके लिए आवर्धन क्षमता एम दे रखा है, एफ नॉट एफ ई के बराबर होता है, एफ नॉट अपॉन एफ ई, और दिस इज इक्वल्स टू किसके हो गया, 8 के बराबर होगा। नहीं एफ ओ की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, 8 एफ ई के बराबर आएगा। लेंसों के बीच की दूरी जो दे रखी होती है वो एफ नॉट प्लस एफ ई के बराबर होती है, जो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, तो एफ नॉट की जगह पर आप जब 8 एफ ई लगाएंगे प्लस एफ ई रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 18 आएगा। फोकस दूरियाँ पूछेंगे तो 9 एफ ई इक्वल्स टू 18, एफ ई का मान कितना आ गया, 2 के बराबर हो गया। तो एक का मान 2 है और बीच की दूरी कितनी है, 18, तो 2 और 16 कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। तो उसमें सही ऑप्शन है आपका कौन सा वाला है, थर्ड वन आपका सही है। 124 लास्ट सेकंड लास्ट, एक मोल एक आदर्श परमाणु का आदर्श गैस का स्थिर मानकर दाब पर 0 से 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म की जाती है, तो डेल्टा टी निकाल लीजिए भाई। डेल्टा टी आपका कोई चेंज नहीं है, 0 घटाकर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 80 हो गया। एक मोल गैस है, म्यू का मान कितना हो गया, 1 हो गया। गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन किसके बराबर होता है, म्यू सी वी इंटू डेल्टा टी के बराबर होता है। सी वी मोनोएटॉमिक गैस है तो सी वी का वैल्यू कितनी ली जाएगी, 3/2 आर के लिए है, तो 1 इंटू 3/2 आर का मान कितना 8.3 इंटू डेल्टा टी का मान कितना आपका 40, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 996 जूल के बराबर। देखिए इतनी ही क्विकनेस आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है, कोशिश कीजिएगा, आसान नहीं है लेकिन इतना कठिन भी नहीं है। लास्ट वाले क्वेश्चन पर आ चुके हैं, गैस की ऊष्मा चालकता के शांता ईटा में क्या संबंध होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको पूरे नंबर देना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें जो रिलेशन आपको मिलता है वो कहाँ से मिलता है वो भी बता देते हैं। के इक्वल्स टू आपके क्या चलता है, ऊष्मा चालकता गुणांक के बराबर एम बी बार अपॉन ये आता है 3√2 पाई ए स्क्वायर, और साथ में आता है इसका सी बी, ठीक है। इसी तरह से ईटा का जो मान आता है वो आता है, सब चीज़ सेम रहती है, सिर्फ सी बी नहीं आता, बाकी सम एज इट इज़ ही रहेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे ये खत्म, यानी कुल मिलाकर आपके पास में क्या आएगा, के अपॉन ईटा दिस इक्वल्स टू सी बी, के अपॉन ईटा दिस इज इक्वल्स टू सी बी, के इक्वल्स टू के अपॉन ईटा दिस इज इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा वाला सही है, सेकंड वाला आंसर आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे 125 की ये सीरीज समाप्त होती है। जैसे मैंने बताया कुछ और अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मैं आपके साथ में मिलूंगा, लेकिन उसके लिए आपका देखना जरूरी है, आपका इसको सभी लोगों को बताना आवश्यक है, ठीक है। व्यूज़ देखने से पता चल जाता है कि आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बने रहिए इसी तरह से अच्छे प्रश्न लाने की कोशिश में लगातार करता रहूँगा। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।